नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, सीएम धामी ने की शिरकत। दिल्ली पिथौरागढ़ वायुयान सेवा का करेंगे शुभारंभ। उत्तरकाशी और गोचर के लिए मिलेगी हेली सुविधा। रोड निर्माण के दौरान मुआवजा नहीं देने का मामला, नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। बीआरओ के डायरेक्टर जनरल को पेश होने के निर्देश। उद्यान विभाग ने किए कॉर्यूगेटेड बॉक्स वितरित। फलों की सही पैकेजिंग के साथ फल रहेंगे सुरक्षित। उद्यान मंत्री गणेश जोशी की पहल। बद्रीनाथ में 13 नवंबर से शुरू होगी पंच पूजाएं। कपाट बंद होने से पहले सभी प्रक्रियाएं की जाएंगी पूरी। 17 नवंबर को होंगे कपाट बंद। देहरादून में गर्मी, पहाड़ों पर ठंड, रबी की फसलों पर पड़ रहा असर। मानसून की विदाई के बाद से अब तक बारिश नहीं। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। दून यूनिवर्सिटी में प्रवासी उत्तराखंडियों का जमावड़ा लगा। प्रवासी सम्मेलन में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे। सम्मेलन में राज्य सरकार की कई नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और प्रस्तुतिकरण हुआ। सम्मेलन के दौरान सरकार के कई विभागों, बोर्डों, निगमों के कार्य और उत्पादों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी व स्टॉल भी लगी। रोड निर्माण के दौरान याचिकाकर्ताओं को मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बीते 15 अक्टूबर को कोर्ट ने डीजी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 6 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन वह ना तो कोर्ट में पेश हुए और ना ही कोई जवाब पेश किया। विभाग ने सीधे संबंधित अधिकारियों को भेज दिया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब डीजी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है तो उनका कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए था। सुनवाई पर वीआरओ की तरफ से कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत पेशी को माफ किया जाए। इस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई को जारी रखते हुए राज्य सरकार से कहा कि सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति वीएस वर्मा की आरक्षण संबंधी रिपोर्ट को लिखित रूप से पेश करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि निकायों में आरक्षण तय करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीएस वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब शासन को मिल चुकी है। इस पर राज्य सरकार आरक्षण तय करने के लिए नया विधेयक लाने जा रही है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर संपन्न हुए थे, लेकिन वर्तमान में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है। इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 27% आरक्षण दिया जाए।
फलों की सही तरह से पैकेजिंग करने के लिए काश्तकारों और किसानों के लिए जिला उद्यान विभाग ने कॉर्यूगेटेड बॉक्स वितरित किए। इस बात पर देहरादून के जिला उद्यान अधिकारी MP शाही ने कहा कि इस बार हमने जिले में कुल 1,10,000 कॉर्यूगेटेड बॉक्स वितरित किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से चकराता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से अब प्लास्टिक कोटेड कॉर्यूगेटेड बॉक्स की मांग आ रही है, जिस पर उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि आम, लीची और सेब की अगली फसल के लिए प्लास्टिक कोटेड कॉर्यूगेटेड बॉक्स दिए जाएंगे, जिसमें फल ज्यादा सुरक्षित होंगे। देखिए, अभी हम लोग कोरोगेटेड बॉक्स का जो सप्लाई किए थे, इस जिले में लगभग 1,10,000 कोरोगेटेड बॉक्स हमने सप्लाई किया है, जो चक्राता और कालसी ब्लॉक में किया, और कुछ हमारे आम के बेल्ट हैं जो हमारे विकासनगर, सहसपुर और इसमें भी हमने वो किया है। लेकिन अब चूँकि युग दूसरे तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें फार्मर्स आगे उनका डिमांड ये है कि हमको प्लास्टिक कोरोगेटेड बॉक्स दिया जाए। तो आगे से हमारे माननीय मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, और आगे से हम लोग जो अगली फसल आएगी आम और लीची और सेब और उसमें हम लोग इससे और बेटर प्लास्टिक कोटेड जो कोरोगेटेड बॉक्स आ रहे हैं उसकी सप्लाई करेंगे। देहरादून शहर में आम जनता की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने का काम करता है घर घर से उठने वाला कूड़ा, जिसमें लापरवाही की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद DM देहरादून और नगर निगम प्रशासक सविन बंसल ने सरकारी और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को तलब किया, जिसके बाद उन्होंने शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट के साथ डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शीशमवाड़ा में कार्यदायी संस्था पर भी पेनल्टी लगाई है। इसके साथ ही डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनियों को भी नोटिस भेजा गया है। ऑलरेडी जब इनको हमने 3 फोर्टनाइट्स का समय दिया था अपने कार्य पद्धति में सुधार का, हर एक 15 दिन में इनका रिव्यू भी होल्ड किया गया। वहाँ पे हमारे नगर आयुक्त, उपायुक्त जो अपनी टीम्स के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, स्वयं भी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, लेट नाइट आवर्स में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और जो पब्लिक फीडबैक आ रहा है, तो उससे जो हमारा रूट कवरेज है और जो टनेज है उसमें सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हो पा रही, despite imposition of penalty to the tune of 30-35 lakhs up till now. विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत बुधवार 13 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। कपाट बंद की प्रक्रिया के अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय मौजूद रहेंगे। VKTC मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि श्री पंच पूजाओं के अंतर्गत पहले दिन भगवान गणेश की पूजा होगी। शाम को इसी दिन भगवान गणेश के कपाट बंद होंगे। दूसरे दिन 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर तथा शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन शुक्रवार 15 नवंबर को खड़क पुस्तक पूजन तथा वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। चौथे दिन शनिवार 16 नवंबर मां लक्ष्मी जी को कड़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। रविवार 17 नवंबर को रात 9:07 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। सोमवार 18 नवंबर को श्री कुबेर जी एवं उद्धव जी सहित रावल जी सहित आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर तथा श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ को प्रस्थान करेगी। बता दें कि 4 धाम में से श्री केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट नवंबर पहले सप्ताह में बंद हो चुके हैं।
जसपुर नगर में लगातार अधिकारियों के आदेश पर नगर को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद की जा रही है। इसके तहत पालिका प्रशासन द्वारा जसपुर नगर में अतिक्रमणकारियों को खोखे स्वामियों को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जसपुर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली के नेतृत्व में पालिका टीम ने अतिक्रमण पर हंटर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की, जिससे व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। ईओ शाहिद अली ने बताया कि कुछ लोगों ने ठाकुर मंदिर के पास रखे खोखे की जसपुर के एसडीएम से शिकायत कर उसे हटाने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका ने स्वयं ही अतिक्रमण पर हंटर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। उसी क्रम में नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक टीम बनाकर नगर के सुभाष चौक से जीआईसी वी काली मंदिर सरकारी अस्पताल रोड होते हुए ठाकुर द्वारा बस स्टैंड चौराहे पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस के बाद करीब 15 से 20 अतिक्रमणों को हटाया गया। सबको शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शहर में अतिक्रमण होने की वजह से रास्ते जाम हो रहे हैं, जगह जगह बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके लिए जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आज हमारे द्वारा सुभाष चौक से लेकर जीजीआईसी होते हुए सरकारी अस्पताल तक अभियान चलाया गया और उसके बाद जो ठाकुर द्वारा अफजलगढ़ बस स्टैंड पर भी अभियान चलाया गया। उसमें लगभग 20 खोखों को चिन्हित किया गया था, 3 हमने कल हटा दिए थे और 5 खोखे आज हटा दिए गए हैं। शेष खोखों को हटाए जाने के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर वो लोग स्वयं हटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो नगर पालिका अपने संसाधनों से उनको हटा देगी। अल्मोड़ा जिले के मारचूला के पास कूपी गांव के नजदीक एक बस के गहरी खाई में गिरने से 36 लोगों की मौत के बाद अब काशीपुर परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि काशीपुर परिवहन विभाग पहले से ही डग्गा मार वाहनों और ओवरलोड वाहनों पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है, लेकिन इस हृदय विदारक घटना को लेकर परिवहन विभाग अब और ज्यादा सतर्क हो गया है। जब एआरटीओ बिमल पांडे से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि घटना वास्तव में बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है और इसको लेकर अब काशीपुर में दौड़ने वाली बसें हों या पहाड़ों पर चढ़ने वाली बसों की पूरी देखभाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो समय समय पर गाड़ियों की फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और कोई व्यक्ति समय निकलने के बाद फिटनेस नहीं करता है तो उनके द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस भी जारी किया जाता है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस घटना से पूरे उत्तराखंड को सबक मिला है। तो लगातार हमारे काशीपुर बाजपुर जसपुर क्षेत्र में हम लगातार ही जो पैसेंजर व्हीकल है उनको भी चेक करते रहते हैं और ओवरलोड के भी चालान लगातार होते रहते हैं, चाहे वो मैजिक हो या बसेज हो या प्राइवेट जो कमर्शियल यूज़ करते हैं। अभी एक गाड़ी सीज हुई है अभी मेरे सामने, वो लगातार वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और जो मुझे लगता है इस जो दुर्घटना से सीख वाली बात है, तो मुझे लगता है कि जिस जो समय होते हैं जब जैसे कि त्योहारों का मौका है, शादियों के सीज़न होते हैं या बच्चों की गर्मी की छुट्टियों के बाद जो सीज़न होते हैं, जब बहुत सारे भारी मात्रा में लोग अपने प्रदेश को वापस लौटते हैं और तो ऐसी स्थिति के समय में वाहनों के बसों के फेरे बढ़ाए जाने पर हम विचार कर रहे हैं। इस संबंध में आरटीओ सर से भी मेरा डिस्कशन हुआ था और चूँकि जनता को आना जाना होता है और व्हीकल अगर कम होती हैं तो फिर वो ओवरलोड की स्थितियां बनती हैं। तो वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
आमतौर पर गर्मियों का सीजन शुरू होते ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं भी सामने आने लगती हैं, जिसके बाद वन विभाग के लिए कई चुनौतियां भी खड़ी होने लगती हैं। हालांकि इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग प्रतिवर्ष तत्परता से कार्य करता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 70% से ज्यादा भूभाग में वन है और इन्हीं वनों में तरह तरह के जीव जंतु, पशु पक्षियां भी निवास करते हैं। ऐसे में वनाग्नि की घटनाओं के चलते इनके जान माल का खतरा भी बना हुआ रहता है। हालांकि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक R.K. मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में वनाग्नि की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिवर्ष सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलने से जीव जंतु और पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंचता है। हालांकि जीव जंतुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आगामी दिनों में होने वाली वनाग्नि की घटनाओं के चलते जीव जंतुओं को नुकसान न पहुंच सके। उत्तराखंड में माना जाता है कि 15 फरवरी से हमारा आग सीजन शुरू होता है टिल मानसून आने तक। लेकिन पिछले कई वर्षों से हमने जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज का मार हमने देख रहे हैं, अब वन विभाग उसको उसी दायरे में नहीं रह रहा है। बारिश खत्म होने के बाद लगभग अक्टूबर नवंबर महीने से हम मान के चलते हैं कि फायर सीजन शुरू हो गया। मतलब हुआ कि जिस टाइम में फायर का विकराल परिस्थिति होने का संभावना होगा, भयंकर गर्मी, उससे पहले हम तैयारी करें कि क्षति ना पहुंचे फॉरेस्ट को और पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए और फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जैसे मेरा हमेशा ये एक धारणा रहा कि वन विभाग ऐसा काम करे कि लोगों का कोऑपरेशन और उनका कॉन्फिडेंस गेन करे कि हम उन लोगों के लिए है और हम उनके लोगों के लिए है। वेरीनाग विकास खंड सभागार में जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल द्वारा विकास खंड स्तरीय युवा महोत्सव का एक दिवसीय आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक फकीर राम टमटा और ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफेला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान वेरीनाग विकास खंड के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और विधायक फकीर राम टमटा ने युवा भवन की घोषणा की। उत्सव का आयोजन हमारा ये विकास खंड स्तर से शुरू होता है। इसके बाद ये जनपद, फिर राज्य, भी राष्ट्रीय स्तर तक होता है। इसमें हमारी लगभग 12 प्रतियोगिताएं आज यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, जिसमें सामूहिक लोकगीत, सामूहिक लोक नृत्य, एकांकी, शास्त्रीय वादन, गायन और एकांकी इस टाइप की लगभग 12 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। देश के विभिन्न राज्यों में हुए रोपवे में हादसों को देखते हुए देश में संचालित सभी रोपवे परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अर्धवार्षिक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के बुधवार को मसूरी के गनहिल के बीच पहाड़ी पर रोपवे में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना प्रसारित की गई। इस पर NDRF, SDRF, ITBP, फायर सर्विस और मसूरी पुलिस के साथ तुप जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। माल रोड स्थित रोपवे में सुबह 10 बजे 5 लोग फंस गए, इनमें से एक बेहोश हो गया। इसकी सूचना से गनहिल में अफरा तफरी मच गई। टीमों ने रोपवे के अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। वहीं बेहोश व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से उपजिला अस्पताल भेजा। 15वीं NDRF के डिप्टी कमांडेंट अजय पंत ने कहा कि पूर्व में छत्तीसगढ़, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रोपवे में हादसे हो चुके हैं। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर मॉक ड्रिल किया गया। भी मॉक एक्सेस का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न जो है NDRF, SDRF, ITBP, फायर, पुलिस और प्रशासन के अन्य जो विभाग है इसमें शामिल रहे। और परेशानियां आप भी वहां पर मौजूद थे, किस तरीके से जो रस्सा वहां पर जो है रोप का इस्तेमाल किया गया, कैसे वहां पे जो है लैडर वगैरह जो है हमारे इम्प्रोवाइज उसका इस्तेमाल किया गया। और इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें आपने देखा होगा जो भी रोप का है, रोप का इस्तेमाल वही कर सकता है जो उसके बारे में काफ़ी दक्ष हो या बिल्कुल वेल ट्रेंड ट्रेनिंग प्राप्त किया गया है। इसमें कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगा और जिसमें हमारे द्वारा जो है 5 से 6 विक्टिम्स को जो है निकाला गया। इसमें एक की सीरियस हालत थी तो उसको जो है नीचे जो है स्ट्रेचर में लाया गया और आगे जो है यहाँ पे जिला जो अस्पताल है एम्बुलेंस उसको भिजवा दिया गया।
रुड़की में धोबी समाज के लोगों ने धोबी घाट कब्जाने का आरोप लगाते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि एडवोकेट मोहम्मद मुबशीर ने बताया कि नहर किनारे आजादी से पहले धोबी घाट बना हुआ है, जिसमें कई परिवार कपड़े धोने सुखाने का कार्य कर अपना पालन पोषण करते हैं, लेकिन वहां कुछ लोग जबरन टीन शेड लगाना चाहते हैं, जिसके कारण वहां कपड़े सुखाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और समाज के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो जाएगा। ये सब आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये सब हमारे जो मोहल्ला सोत में धोबी घाट है, ये सब लोग वहां से आए हैं और आज से नहीं, आजादी से पहले से ये सब लोग वहां पर अपना काम करते आ रहे हैं। लेकिन वहां भी कुछ लोगों द्वारा ये सूचना मिली ना, इनके पास है कि वहां पर टीन शेड का काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को वहां पर टीन शेड की आवश्यकता नहीं है। सर्दी का मौसम आ रहा है, अगर वहां टीन शेड डल जाएगा, ये कपड़े कहाँ धोंगे और कपड़े सुखाएंगे कैसे? धूप की वैसे ही दिक्कत हो जाएगी, छोटा एरिया है और मुद्दतों से यहाँ करते आ रहे हैं। अगर वहां टीन शेड डलेगा, इनका तो रोजगार सब तो खत्म हो जाएगा। तो इसी उसमें और ये वहां पे आजादी से, जब से आजाद हुआ भारत, जब से वहां पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम ये सब लोग करते आ रहे हैं, तो वो तो उस चीज का उल्लंघन हो जाएगा। विधायक साहब अपने उससे डलवा रहे हैं, लेकिन अभी इनकी बात हुई थी तो विधायक साहब ने कहा हमने रुकवा दिया, लेकिन आज भी वहां पर ठेकेदार लोग पहुंच गए काम करने के लिए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इन्होंने वहां से भगाया। हम आज एसडीएम साहब के पास आए हैं ताकि इन लोगों की समस्या का समाधान हो सके। देखिए, ये हमारा समाज है, बहुत गरीब समाज है, और हमारे जो के है वकील साहब, इनके साथ में आए और साहब को ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब ने इन्हें आश्वासन दिया कि इसमें हम जांच करा के जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। और हमारा ये जो कम से कम 200 साल से जो बता रहे हैं, हमारी बड़े पहले से ही काम करते चले आ रहे हैं, तो सबका यही है डिमांड कि भाई वहां से कोई टीन सेट की आवश्यकता नहीं है किसी की, और इनका धोबी घाट और धोबी घाट चुका तो बरकरार रहना चाहिए, बस धोबी घाट ही चाहिए ना, सर्दी में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में सभी भारतीय निजी विश्वविद्यालयों में अपना स्थान हासिल किया और एशिया में 120वां स्थान मिला है। पिछले साल से 29 स्थानों की छलांग लगाते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भारत के शैक्षिक परिदृश्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। चांसलर सतनाम सिंह संधू ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह सफलता भारत की शिक्षा केंद्रित नीतियों और विश्वविद्यालय की वैश्विक मान्यता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने नियोक्ता प्रतिष्ठा, शैक्षिक प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और संकाय छात्र अनुपात सहित 11 संकेतकों पर मजबूत प्रदर्शन करते हुए अपने स्कोर में 62% की वृद्धि दर्ज की। विश्वविद्यालय ने IIT और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ शीर्ष 120 एशियाई विश्वविद्यालयों में जगह बनाकर एशियाई शैक्षणिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।